सबसे पहले केव के अंदर एक पिट कोलैप्स हो जाता है। हवा का सर्कुलेशन बहुत अरसे से नहीं हुआ होता, इसलिए लोरेन मूदे को साइड पर वेट करने को कहता है ताकि हवा नॉर्मल हो जाए। इधर विलेज में होंशा वेडिंग हॉल में सीक्रेटली मेमोरियल टैबलेट की फोटो लेती है और नोटिस करती है कि जिन्होंने कुछ डिस्ट्रैक्टेड सी लग रही है। टैबलेट पर जो कैरेक्टर लिखा होता है वो एंशिएंट सिंबल होता है अर्थ का। सेरेमनी शुरू होने से पहले सब लोग उस टैबलेट को बो करके रिस्पेक्ट देते हैं। जिन्होंने एक्सप्लेन करती है कि गांव पहले पोट्री बनाता था, इसलिए ये ट्रेडिशन है अर्थ का शुक्रिया अदा करने का। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि याफिंग, जो क्लियरली एब्डक्ट हुई लगती है, वेडिंग में खुशी से मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर यान होंशा को पक्का शक हो जाता है कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। केव के अंदर लोरेन मूदे को बताता है कि वो ब्लैक सैंड आइलैंड इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि उसने एक पावरफुल आदमी को नाराज कर दिया था। उसे लगा था मैटर खत्म हो गया, लेकिन अब उसे पता चला है कि वो आदमी रिवेंज प्लान कर रहा है और शायद उसके करीबी लोगों को टारगेट करे, इसलिए वो इतना टेंस रहता था। मूदे उसे तसल्ली देती है कि वो भी उसकी हिफाजत कर सकती है और उसके मास्टर और सीनियर ब्रदर भी उसके साथ हैं। जब पिट की हवा नॉर्मल होती है, लोरेन पहले नीचे उतरकर इन्वेस्टिगेशन करता है। उधर वेडिंग बैंक्वेट के दौरान होंशा चुपके से अपने खून का एक ड्रॉप वाइन बोतल में डाल देती है। जब याफिंग टोस्ट करने आती है, वो वाइन की स्मेल से कुछ अनयूजुअल महसूस करती है, इसलिए प्रिटेंड करती है कि वो ड्रंक हो गई है और जानबूझकर चिंगशेन की वाइन भी गिरा देती है। इसी बीच जिन्हुआ चुपके से उस जगह जाती है जहां चिंगशेन पहले बात कर रहा था और वहां उसे यनहवा मिलता है, ब्रूस्ड और बंधा हुआ। वो उसे खोलने लगती है, लेकिन अचानक होंशा उसे नॉकआउट कर देती है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। बाद में यनहवा उसे मिल तक ले जाता है जहां वो दोनों मिलकर माउंटेन साइड पर लोरेन को ढूंढने निकलते हैं। केव के अंदर लोरेन को 2 स्केलेटन और क्ले फिगराइंस का एक सर्कल मिलता है जो घुटनों पर बैठे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन से उसे समझ आता है कि ये असल में एक टॉम्ब चैम्बर है और यहाँ लोगों को पुराने जमाने में जिंदा दफन किया गया था। वॉल पर लिखा होता है 7 स्टार्स रिटर्निंग टू पोजीशन। लोरेन को लगता है कि इसका कनेक्शन हर्ट ब्रेन से है। वो ये भी गेस करता है कि किसी ने कभी एस्केप करके टनल बनाया, फिर ऑफरिंग्स और फिगराइंस रख कर ट्रैप डोर मैकेनिज्म सेट किया। साओ यनहवा होंशा को बताता है कि उसे फ्रेम किया गया था और असली हर्ट ब्रेन होस्ट कोई और नहीं बल्कि याफिंग है। रेस्क्यू प्लान बनाते वक्त जिन्हुआ होश में आ जाती है। उसकी एक कैजुअल बात से उन्हें जमीन पर ट्रैपडोर का स्विच मिल जाता है। होंशा रोप सिक्योर करती है और जैसे ही यनहवा स्विच पर कदम रखता है, वो ट्रैप में गिर जाती है। केव में लोरेन को जब पता चलता है कि सब सेफ हैं, वो फाइनली सुकून का सांस लेता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। याफिंग और चिंगशेन वहाँ आ जाते हैं। याफिंग यनहवा को हैंडल करती है और जबकि चिंगशेन रोप खोलने लगता है। हालांकि ये जिन्हुआ अभी भी थोड़ी डिजी होती है, फिर भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और रोप पकड़कर ट्रैपडोर पर पाँव रखती है ताकि वो बंद ना हो। लगता है चिंगशेन किसी कंट्रोल में है। क्रिटिकल मोमेंट पर जिन्हुआ उसे किक मारकर अनकॉन्शियस कर देती है। लोरेन डेगर रोप से बांधकर यान होंशा के बैक से हुक करता है। सिग्नल समझकर होंशा रोप अपनी कमर पर बांध लेती है। तब मूदे अपनी लाइटनेस स्किल से रोप पर फ्लाई करते हुए ऊपर आती है, जिन्हुआ को रेस्क्यू करती है और याफिंग को किक करके डोर गिरा देती है। यनहवा कंफर्म करता है कि हार्ट ब्रेन याफिंग के पास है। मूदे उसे कन्फ्रंट करती है। यनहवा गुस्से में चिंगशेन की पिटाई करता है। याफिंग मूदे से फाइट नहीं कर पाती और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लोरेन पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उसे काबू कर लेते हैं। लोरेन नोटिस करता है कि याफिंग के हाथ पर बर्न मार्क है। तब उसे समझ आता है जब उसने पहले ब्लड स्टेन्ड हेयर पिन दिया था और याफिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था।
तो असल में वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी ताकि सीक्रेट छुपा रहे। केओस के दौरान चिंगशेन बाहर निकलता है। जैसे ही वो लोरेन की कार के पास से गुजरता है 13,000 उसे देख लेता है। डर के मारे वो सीधा कार में जंप करता है और डोर स्लैम कर देता है। टीम याफेंग को माउंटेन से नीचे ले जा रही होती है कि अचानक वो चीखने लगती है और मदद मांगती है। कहती है उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। तब सबकी नजर उसकी पीठ पर पड़ती है। वहाँ खून लगा होता है। हार्ट ब्रेन उसके जिस्म पर अब मौजूद ही नहीं होता। तो दोस्तों सीन यहाँ से स्टार्ट होता है जब मोते को अचानक एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि जब उसकी याफेंग के साथ फाइट हुई थी उस वक्त याफेंग कॉम्बैट में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जैसे ही लोरेन वहाँ पहुँचता है दोनों मिलकर याफेंग को काफी जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। मूदे को अब एहसास होता है कि शायद वही मोमेंट था जब हार्ट ब्रेन सीक्रेटली साओ चिंगशेन को ट्रांसफर हो गया था और फिर उस केओस का फायदा उठाकर चिंगशेन वहां से भाग निकला था। लोरेन को भी अब सब समझ आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि याफेंग असल में एक्टिंग कर रही थी। वो जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि चिंगशेन को भागने का मौका मिल सके। मतलब जो मासूम और सीधी सी पर्सनैलिटी वो दिखाती थी असल में वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। जब याफेंग को समझ आ गया कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है तो वो एक्टिंग करना छोड़ देती है। वो सीधा कह देती है कि तुम लोग उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाओगे। इधर 13,000 को लगता है कि यान होंगशा को कुछ हो गया है, इसलिए वो गुस्से में एक इंट्रेंचिंग टूल उठाता है और सीधा चिंगशेन के पीछे भाग जाता है। जब लोरेन और बाकी लोग वापस कार के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 13,000 गायब है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 13,000 एक मैसेज भेज देता है जिसमें अपनी लोकेशन शेयर करता है। 13,000 चिंगशेन का पीछा करते करते एक लेक के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर वो उसका ट्रैक खो देता है। जब वो इधर उधर सर्च कर रहा होता है तभी अचानक चिंगशेन उसके पीछे से अपीयर हो जाता है। 13,000 फौरन भागने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पानी पर पड़ती है उसे एक इम्पोर्टेंट बात याद आती है। हार्ट ब्रेन पानी से डरता है। बस फिर क्या था, 13,000 फौरन चिंगशेन को पकड़ता है और दोनों को सीधा लेक के पानी में गिरा देता है। इसी वक्त लोरेन कार चलाकर लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि 13,000 और चिंगशेन पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। लोरेन फौरन एक्शन लेता है और चिंगशेन के अंदर से हार्ट ब्रेन निकाल देता है। इस सब के बाद जब याफेंग को पता चलता है कि हार्ट ब्रेन निकाल लिया गया है तो वो बार बार एक अजीब सा नंबर बोलने लगती है, 77। वो पागलों की तरह रैन करते हुए कहती है कि आखिर किसी न किसी दिन कोई उन सब के लिए जरूर आएगा। फिर सब लोग मिलकर हार्ट ब्रेन को एक वाटर टैंक में रखते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ पानी में डालते हैं अचानक सब लोग एक वाटर विजन में खींच लिए जाते हैं। इस विजन में वो एक औरत को देखते हैं जो एक डॉग को खाना खिला रही होती है। उस डॉग का नाम कोको होता है। ये देखकर लोरेन को एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसने इसी औरत को पहले भी एक वाटर विजन में नानतियन में देखा था। उस वक्त वो औरत शादी कर रही थी और वो डॉग दूर खड़ा उसकी ब्राइडल सैडन को दूर जाते हुए देख रहा था। इसका मतलब ये सीन शादी से पहले का है, यानी टाइमलाइन रिवर्स हो रही है। लोरेन अंदाजा लगाता है कि शायद 7 हार्ट ब्रेन का कनेक्शन 7 वाटर विजन से हो और जब ये सारी विजन जोड़ दी जाएंगी तो एक कंप्लीट स्टोरी बनेगी जो शायद 100 साल पहले हुई थी। लेकिन याफेंग बाकी हार्ट ब्रेन होस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। लोरेन बहुत ट्राई करता है कि याफेंग से 77 का मतलब पूछ सके, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तब मूदे वॉलंटियर करती है कि वो ट्राई करेगी। फिर लोरेन और मूदे मिलकर एक डबल एक्ट परफॉर्म करते हैं ताकि याफेंग को हिप्नोटाइज किया जा सके। हिप्नोसिस के अंदर याफेंग बताती है कि सिर्फ इमोर्टल वुड और फ्योनिक्स लुआन लॉक ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और 77 का मतलब होता है 49 डेज।
याफिंग बताती है कि उन 5 लोगों का खून सिर्फ 49 दिन तक हार्ट ब्रेन को कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन अगर इस ड्यूरेशन के अंदर एक नया हार्ट ब्रेन ट्रैप कर लिया जाए तो 49 दिन का काउंटडाउन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अब जब हार्ट ब्रेन सील हो चुका होता है तो लोरेन याफिंग और चिंगशन दोनों को रिलीज कर देता है, लेकिन याफिंग विलेज वापस जाने से इनकार कर देती है और अपनी मर्जी से वहां से चली जाती है। बाकी सब लोग मिलकर पैसे जमा करते हैं ताकि यनहवा अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स खरीद सके और घर ले जा सके। जब यनहवा अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलता है तो पुरानी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं और वो रियूनियन आंसुओं और खुशी से भर जाता है। इसके बाद ग्रुप दोबारा केव में जाता है ताकि टॉम्ब को डिटेल से एग्जामिन कर सके। लोरेन स्पेकुलेट करता है कि जो नीलिंग फिगर्स हैं वो शायद हार्ट ब्रेन के एनिमीज थे और जो कॉफिन है उसमें एक स्टार लॉर्ड था जिसे हार्ट ब्रेन ने पैरासाइट की तरह कंट्रोल कर लिया था। उनका ख्याल है कि साओ सन पाओ ही वो शख्स था जो वहां से बचकर निकला था और शायद वही साओजिया विलेज का फाउंडर बना। इसके बाद साओ यनहवा सीरियस होकर जिन्हुआ से अपोलॉजी करता है, लेकिन जिन्हुआ कहती है कि वो सब कुछ काफ़ी पहले ही भूल चुकी है और अब सिर्फ अपनी करियर पर फोकस कर रही है। जब ग्रुप केव से बाहर आता है तो रास्ते में वो स्टार लॉर्ड के बारे में बातें करते हुए चल रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पास ही छुपकर यनहवा सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि वो उन सबको प्रैंक करने का प्लान बना रहा होता है। उधर जांग गांगहुआ याफिंग का सामना करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि बात को इतना आगे ना ले जाए। वो गुस्से में कहता है कि लोरेन और बाकी लोग सिर्फ हार्ट ब्रेन चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से लोग मरने के करीब पहुंच गए। कांगुआ गुस्से में उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है और वो कसम खाता है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर याफिंग अचानक अटैक कर देती है क्योंकि वो कांगुआ से हार्ट ब्रेन छीनना चाहती है, लेकिन कांगुआ भी पीछे नहीं हटता। वो पलटकर अटैक करता है और अपनी स्टाफ से याफिंग को पिलर के अगेंस्ट घुसा देता है, जिससे वो फटाल वाउंड से ले लेती है। इधर जब साओ यनहवा को पता चलता है कि वो विलन्स के डिसेंडेंट्स में से है तो वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद सब लोग उसे पसंद नहीं करते। अकेला महसूस करते हुए वो कंपेनियनशिप के लिए एक चिकन खरीद लेता है ताकि उसे पेट की तरह रख सके। आखिर में मिस्टिक लोरेन को बताता है कि जब तक 7 स्टार लगातार शाइन करते रहेंगे तब तक हार्ट ब्रेन का वजूद भी कायम रहेगा। लेकिन जब डिटेल पूछी जाती है तो पता चलता है कि मिस्टर यिन को भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसी मिस्ट्री के साथ स्टोरी का ये हिस्सा खत्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे मिलूंगी इसकी न्यू पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।